Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to continue the same topic that we have discussed in the last classes. Inflation, मुद्रा स्फीति या आसान शब्दों में कहें तो कह सकते हैं महंगाई। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देखा था कि महंगाई जो इन्फ्लेशन से यानी मुद्रा स्फीति जो है इससे कितने टाइप्स हो, जैसे हमने देखा था क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, इन सारे इन्फ्लेशन के टाइप्स को देखा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कुछ कॉजेज होती है इन्फ्लेशन की, जैसे हम लोग कहते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन चीजों को हमने ऑलरेडी देख चुका था, तो आई रिकमेंड यू कि इस वीडियो से पहले, इस लेक्चर से पहले आप उस फर्स्ट लेक्चर को देख ले इन्फ्लेशन की, ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए, हम इस टॉपिक को कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या सर्कुलेशन ऑफ मनी की कमी या ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन आती है? यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल हमारा यह है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड में जो मिसमैच होती है, क्या उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है? यानी क्या महंगाई इसकी वजह से होती है कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज के बीच मिसमैच हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के बीच गैपिंग है, क्या उसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है इकोनॉमी के अंदर? इसके साथ साथ कुछ और सवाल देखेंगे कि इन्फ्लेशन के कंडीशंस में हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज को जैसे यूज करती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। आखिर गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी के तहत और हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, उन विषय पर भी हम लोग खास तौर पर नजर डालेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर इन्फ्लेशन होती है तो हमारे एक्सपोर्ट पे इसका कैसा असर पड़ता है, यानी हमारे जो निर्यात है दूसरे कंट्री से, जो हम इकोनॉमिक रिलेशन रखते हैं, ठीक है, दूसरे देशों को हम जब सामान बेचते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होता है कंट्री दूसरे कंट्रीज की ओर, तो उस पर इसका क्या असर पड़ता है। ओके, देन लास्ट बट नॉट लिस्ट इस क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम कि जो आपके मन में और हमारे मन में अमूमन उठता ही रहता है कि भैया इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर बहुत सारी गरीबी है, तो भला गवर्नमेंट जो है बहुत आरबीआई के साथ मिलकर यानी सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छाप देती है ताकि ये गरीबी जड़ से खत्म हो जाए? आखिर ऐसा होता क्यों नहीं है? तो इन सारे सवाल पर हम नजर डालेंगे और इसका जवाब भी जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो पहले शुरू करते हैं इन्फ्लेशन से। देखिए, इन्फ्लेशन का कंडीशन क्या होता है कि जब लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आने लगे, बहुत ज्यादा लिक्विड मनी आने लगे, यानी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत अत्यधिक मात्रा में होने लगे, ऐसे कंडीशंस में आती है इन्फ्लेशन। देखिए किस तरह से, सपोज दैट इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए की, इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज है, समझिएगा बातों को। इकोनॉमी के अंदर मात्र 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज है टोटल। ये जितना भी डेटा मैं इन जगहों पे इस्तेमाल करूंगा वो हाइपोथेटिकल डेटा है, इसका रियलिटी से किसी तरह का वास्ता नहीं है, ठीक है, तो बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। सपोज दैट कि इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज है, ओके, लेकिन इस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए 1000 रुपए है लोगों के पास, कुल 1000 रुपए हैं इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो क्या देखें कि 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 1000 रुपए इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रही है, तो हम क्या देखेंगे कि लोग का डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और वो डिमांड किसकी वजह से हो रही है? इस 1000 रुपए की वजह से, क्योंकि कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मात्र 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज है, और उस 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के पास 1000 रुपए है, तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी, लोग इस चीज को बहुत डिमांड करेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा अधिक है, और जब लोगों के पास पैसा अधिक होता है तो उनका डिमांड जो है वो आसमान पे होता है। जब आपकी इनकम बहुत अच्छी हो रही है तो आपकी डिमांड जो है आसमान पर रहेगी, आप चाहो कि ये भी खरीद लूं, उसे भी खरीद लूं, इसे भी खरीद लूं, यानी हर चीजों को आप खरीदना चाहोगे, हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को आप कंज्यूम करना चाहोगे। तो यहां पर ये देख रहे हैं हम कि जब इस 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज है उसे खरीदने के लिए 1000 रुपए है, यानी कि क्या देखेंगे कि लोग जो है इस 100 रुपए को खरीदने के लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे इस 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, क्योंकि लोगों के जेब में बहुत सारे पैसे हैं,
लोगों के जेब में बहुत पैसे हैं और उन पैसों से ये क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, ज्यादा पैसा देकर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना चाहेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोगों की डिमांड सातवें आसमान पर है। बात समझिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्यू गुड्स को खरीदने के लिए जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है इकोनॉमी के अंदर, तब क्या देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाती है। इस फ्यू गुड्स को खरीदने के लिए, मात्र 100 रुपए की गुड्स को खरीदने के लिए 1000 रुपए आ जाए, तो यह कंडीशन क्या है, इन्फ्लेशन का कंडीशन है कि भैया इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मनी सर्कुलेट कर रही है, लिक्विडिटी सर्कुलेट कर रही है। तो ये कंडीशन कैसे सुधरेगा? यह कंडीशन कुछ इस तरह से सुधर सकता है कि 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज से और 1000 रुपए ना होकर कितना होना चाहिए, 100 रुपए होने चाहिए, 110 रुपए होने चाहिए, इस मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन 1000 रुपए क्या दिखा रही है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर। तो यही है क्या, मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बात समझिएगा, ये क्या कंडीशन है, मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की। तो डिमांड और सप्लाई की भी जब भी मिसमैच होगा तो कंडीशंस क्रिएट कर सकती है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशंस। और कभी कभी डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच की वजह से डिफ्लेशंस भी आ सकती है। जैसे इसे ऑपोजिट कर देंगे हम, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा सर्कुलेशन ऑफ मनी है, लिक्विडिटी का पूरा सर्कुलेशन है। अब उस लिक्विडिटी को, सर्कुलेशन को जब तक हम कंट्रोल ना करेंगे तब तक महंगाई दूर नहीं होगी। यानी लोगों के हाथ में बहुत पैसे हैं, लोगों के जेब में बहुत पैसे, भर भर के पैसे हैं, उनकी डिमांड सातवें आसमान पर है। हम महंगाई को तभी रोक पाएंगे जब उनकी परचेसिंग कैपेसिटी को कम कर दे, उनके जेब में जो पैसे है उस पैसे को हम लोग निकाल कर इकोनॉमी के अंदर से बाहर कर देंगे, तभी पॉसिबल है कि महंगाई थम सके। अदरवाइज ये महंगाई रुकेगी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे कि इस 1000 रुपए को, 1000 रुपए को हम लोग कितना बनाना है, 100 रुपए बनाना है, 110 रुपए तक बनाएंगे। लेकिन बहुत अत्यधिक मात्रा में इस अमाउंट को हम लोग नहीं रखेंगे, नहीं तो सर्कुलेशन ऑफ मनी जब भी बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर तो होगा क्या, महंगाई आएगी। तो अब देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने फिस्कल पॉलिसी के तहत किस तरह से इस महंगाई को रोकती है। साथ ही साथ ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी सेंट्रल बैंक है, जो भारत के जो सेंट्रल बैंक है वो दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत इस इन्फ्लेशन को रोकने में कामयाब होती है, उसे देखने जा रहे हैं। तो पहले मैं इसे इरेज कर दूं और कुछ टूल्स है जो आरबीआई उसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है, ये दोनों ही मिलकर क्या करती है, उस टूल का इस्तेमाल करती है। और इस टूल का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के कंडीशंस को रोकने के लिए। तो आरबीआई जिस टूल्स का इस्तेमाल करती है, आरबीआई यानी हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक जो जिस टूल्स का इस्तेमाल करती है दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। जिस पॉलिसीज का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं और उस टूल्स का वो वन बाय वन इस्तेमाल भी करती है। देखिए किस तरह से। फर्स्ट इज, पेन चेंज कर लो, ये पहले मैं लिख दूं कि इस टूल्स का क्या नाम है, आरबीआई जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के तहत किस तरह से टूल्स को इस्तेमाल करती है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग रेपो रेट। पहले समझ लेते हैं वन बाय वन चीजों को। देखिए ये रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये समझ के चलिए कि मनी जो है इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट कर रही है, घूम रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विडिटी है। जितनी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास क्या है, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी है। तो उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को हम लोग क्या करना है, उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को इकोनॉमी के अंदर से साइड करना है। तो कैसे होगा वो देखिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि रेपो रेट किसे कहते हैं, इस तरह समझिए। रेपो रेट बेसिकली कहलाता है कि जब हमारी कमर्शियल बैंक, हम जानते हैं कि बैंक भी कंट्री के अंदर कई टाइप के होते हैं, जिसमें खासतौर पर हम लोग जानते हैं सेंट्रल बैंक होती है, एक होती है कमर्शियल बैंक। तो जब भी हमारे कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंक्स जो है आरबीआई से लोन लेती है।
मैं क्या कह रहा हूं, जब भी हमारी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है जिस रेट पर, उस रेट को कहते हैं हम रेपो रेट। ओके, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हमारी कंट्री की कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पर लोन लेती है उसे कहते हैं हम लोग रेपो रेट। अब देखिए ये काम किस तरह से करते हैं इन्फ्लेशन के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो हम जानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा मात्रा में एक्स्ट्रा हमारी लिक्विडिटी सर्कुलेट कर रही होती है, यानी कि जितनी हमारी जरूरत होती है मनी की उससे कई गुना ज्यादा सर्कुलेट करती है, तो उसे हम लोग को खींचना है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर से उसे साइड करना है उस एक्स्ट्रा मनी को। तो कैसे होगा वो देखिए। तो आरबीआई ने कहा कि भैया रेपो रेट को क्या कर दो, रेपो रेट को बढ़ा दो। इन्फ्लेशन के कंडीशंस में रेपो रेट को क्या कर दो, बढ़ा दो। अब रेपो रेट बढ़ने से भैया इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगी वो देखिए। जब रेपो रेट कम होगा, जब रेपो रेट बढ़ेगा तो हमने क्या कहा कि हमारे कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब हमारे कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा क्योंकि रेपो रेट बढ़ चुका है, तो हमारे कमर्शियल बैंक को लोन लेना आरबीआई से महंगा हो जाएगा। अब जब कमर्शियल बैंक को महंगे दर पर लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो वो उस महंगाई को किस पर शिफ्ट करेगा, उस महंगे लोन को अपने कस्टमर पर, यानी हम जैसे आम लोगों पर। तो हम लोगों के द्वारा भी अब लोन लेना महंगा हो जाएगा। इसी तरह जब इकोनॉमी के अंदर लोग लोन कम लेंगे तो इकोनॉमी में और पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी में जितने भी लोग लोन ले रहे हैं बैंक्स के थ्रू, तो उनको लोन लेना महंगा पड़ जाएगा। तो भला वो लोन क्यों ले, अब जब कॉमन पीपल को लोन महंगा पड़ेगा लेना, तो वो लोन क्यों ले, तो वो लोन लेना कम करेंगे। तो जैसे ही लोग लोन कम लेंगे वैसे ही क्या देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मनी और नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्या कर दिया आरबीआई ने कि भैया आप रेपो रेट बढ़ा दो। रेपो रेट आरबीआई ने जैसे ही बढ़ाया तो लोग क्या कर रहे हैं, लोन कम ले रहे हैं। तो जब लोग कम लेंगे तो इकोनॉमी के अंदर और लिक्विडिटी नहीं आएगी, यानी इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा पैसा और नहीं सर्कुलेट करेगा। ठीक है, ये पहला स्टेप लेती है कौन, आरबीआई, अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत। दूसरा स्टेप क्या लेती है वो देखिए। दूसरा स्टेप ये है रिवर्स रेपो रेट। सेकेंड इज रिवर्स रेपो रेट। देखिएगा, रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई राइज इट्स रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देती है। ऐसा क्यों होता है वो देखिए। तो पहले ये समझिए कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विडिटी सर्कुलेट कर रही, घूम रही है। जितनी जरूरत नहीं है इकोनॉमी को, उससे अधिक मात्रा में लिक्विड मनी घूम रही है, यानी मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा लिक्विडिटी सर्कुलेट कर रही है। तो उसे कम कैसे करेंगे वो देखिए। आरबीआई ने कहा कि भैया रिवर्स रेपो रेट को भी क्या कर दो, बढ़ा दो। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है वो समझिए। जब भी आरबीआई, जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले कहा कि रेपो रेट के अंदर हमारी सेंट्रल बैंक जो है लोन देती है, यानी कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं किससे, सेंट्रल बैंक से। अब हम क्या देखेंगे कि सेंट्रल बैंक लोन लेंगे किससे, हमारी कमर्शियल बैंक से। हमारी कमर्शियल बैंक से कौन लोन लेंगे, अब सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन लेगा किससे, हमारी कमर्शियल बैंक से। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल बैंक कभी लोन दे भी सकता है और लोन ले भी सकता है। तो वो डिपेंड करता है इकोनॉमी के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन की कंडीशंस में, डिफ्लेशन के कंडीशंस। इन कंडीशंस के लिए वो इस तरह के टूल्स को यूज करती है। तो रिवर्स रेपो रेट के तहत हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारी सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो लोन लोगी कमर्शियल बैंक से, तो आरबीआई ने कहा कि भैया एक्स्ट्रा मनी तो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी के अंदर, अब क्या करो, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो। अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से होगा क्या वो समझिए। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक है उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। जब भी वो हमारी आरबीआई को लोन देगी कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट के तहत, तो उन्हें तो ज्यादा लोन इंटरेस्ट मिलेगा, उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो हमारी रिवर्स रेपो रेट के तहत हमारे कमर्शियल बैंक ने क्या कहा कि भैया हमारे पास इतना मनी है, आरबीआई साहब आप रख लीजिए इसे और हमें अच्छा इंटरेस्ट दीजिए। अब
जब कमर्शियल बैंक ने लोगों को लोन देने के अलावा किसे लोन दे दिया, हमारी सेंट्रल बैंक को, तो क्या करेगी ऐसे कंडीशंस में लोग क्या लोन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक ने ही लोन ले लिया। यानी कि इकोनॉमी के अंदर से अब पैसा इंजेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो कमर्शियल बैंक है उसने ऑलरेडी आरबीआई को लोन दे दिया महंगे रेट पर। तो ऐसे कंडीशंस में क्या देख रहे हैं हम कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन के कंडीशंस में रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है लिक्विडिटी ना जा पाए। इन सब के पीछे वही कारण है, बस सिंपल सा कारण है कि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट ना हो, इसकी वजह से ये रेट भी बढ़ जाती, रेपो रेट भी, साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट भी। रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ गई, यानी जो हमारे कमर्शियल बैंक है उन्होंने क्या कर दिया, लोन दे दिया किसे, सेंट्रल बैंक को। ऐसे कंडीशंस में लोग लोन कहां से ले पाएंगे, जब हमारी कमर्शियल बैंक कह दे कि भैया हमें तो वहां से रेट इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है तो हम उन्हीं को देंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हमारी कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं किसे, सेंट्रल बैंक को। वैसे कंडीशंस में लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर से कम होने लगती है, ठीक है। तो ये दूसरी स्टेप थी। तीसरी स्टेप क्या, वो समझिए। तीसरी स्टेप को कहते हैं CRR। CRR का मतलब क्या होता है वो समझिए, CRR, दिस मीन्स केस रिजर्व रेशियो, ठीक है। केस रिजर्व रेशियो क्या होता है वो समझिएगा। देखिए क्या होता है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक से उसके पास जितनी भी मनी होती है, उसके पास जितने भी डिपॉजिट होते हैं, वो उन डिपॉजिट का कुछ पोर्शन जो है वो किसके पास देता है, आरबीआई के पास, कि भैया केस रिजर्व रेशियो के तहत आप इतना पैसा रख लीजिए। इसे कहते हैं केस रिजर्व रेशियो। तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीज दिस रेट ऑल्सो। मुद्रास्फीति के समय, इन्फ्लेशन के समय हमने क्या देखा कि आरबीआई ने इस रेट को भी बढ़ा दिया। क्यों? अब ये रेट का बढ़ने से इन्फ्लेशन से क्या तात्पर्य, इन्फ्लेशन से क्या संबंध है, तो वो देखिए, जब CRR केस रिजर्व रेशियो यानी टोटल डिपॉजिट का जो हिस्सा आरबीआई को पहले जाता था वो हिस्सा अब बढ़ चुका है, यानी कि लोगों तक अब वो हिस्सा नहीं जाएगा। सपोज दैट कि 100 रुपए की टोटल डिपॉजिट है किसके पास, कमर्शियल बैंक्स के पास, ठीक है। अब 100 रुपए की डिपॉजिट में से रिवर्स रेपो CRR के तहत, केस रिजर्व रेशियो के तहत 6% मान के चलिए कि आरबीआई ने कहा कि भैया 6% जो है CRR है, अब क्या कर दिए, इसे बढ़ा दीजिए, इसे बढ़ाकर 10% कर दीजिए। तो टोटल डिपॉजिट का पहले तो 6% आरबीआई के पास रखना पड़ता था, लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6% को बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया, यानी कि अब 10% जो है टोटल डिपॉजिट का रखना पड़ता है किसके पास, आरबीआई के पास। ऐसी कंडीशंस में क्या वो एक्स्ट्रा 4% जो लोगों के पास जा रहे थे लिक्विडिटी के तौर पर, क्या वो अब जा पाएगी, नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, इन्फ्लेशन में थोड़ा सा रोकथाम लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये सारी रेट्स बढ़ रही है, क्यों, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, किसी तरह से और किसी भी कीमत पे इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शंस ना होनी चाहिए एक्स्ट्रा मनी, नहीं तो वो इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगी। तो वैसे कंडीशंस में ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हमारे सेंट्रल बैंक्स के हैं, ठीक है। तो CRR के तहत इन्होंने क्या किया आरबीआई ने कि भैया CRR को बढ़ा दो, हमारे पास ज्यादा जमा करो लोगों को, ताकि कम जाए पैसा, ताकि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी कम जाए। और जब लिक्विडिटी कम जाएगी तो इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों की जेब में पैसे कम जाएंगे तो महंगाई कम होगी, ठीक है, लोगों की डिमांड कम होगी। मतलब कि कहने से तात्पर्य कि डिमांड किसी तरह से किसी कीमत पर डिमांड को कम करे, लोगों के पास जो डिमांड है, क्योंकि उनके पास जेब में बहुत सारे पैसे हैं, तो लोगों के पास जो डिमांड है उस डिमांड को कम कीजिए। जैसे ही वो डिमांड कम होगी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी SLR। तो SLR भी क्या होता है वो समझिए, SLR। देखिए टोटल डिपॉजिट का वो अमाउंट जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं, टोटल डिपॉजिट का वो अमाउंट जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में रखते हैं, वो सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हैं,
ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि बॉन्ड के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में, यानी कि वो लिक्विडिटी के फॉर्म में उसने ना रखें। जैसे यदि वो लिक्विडिटी के फॉर्म में ज्यादा रखते हैं तो इकोनॉमी के अंदर ज्यादा इंजेक्शन होने की चांसेस रहेगी, और जैसे ही इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन ज्यादा मनी हो जाए वैसे कंडीशन में फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि एसएलआर को भी आरबीआई ने कहा कि इसे भी क्या कर दो भैया, इसे भी बढ़ा दो। मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर एसएलआर बढ़ जाएगी तो लिक्विड मनी जो है लोगों के पास कम जाएगी, और जैसे लोगों के पास लिक्विड मनी कम जाएगी वो खर्च कम करेंगे, डिमांड कम होगी। तो जैसे ही डिमांड कम होगी वैसी कंडीशन में देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो हमारी है वह कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ओएमओ जिसे कहते हैं ओएमओ। इसके तहत क्या करती है आरबीआई, गवर्नमेंट बॉन्ड को क्या करती है, लोगों को बेचती है, डायरेक्ट पब्लिक को बेचती है। वो गवर्नमेंट जो है कहा कि भैया ये कागज का टुकड़ा ले लो, आपके पास जो मनी है वो हमें दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी के अंदर किसी तरह से जितनी भी एक्स्ट्रा मनी है उसे खींचने का प्रयास किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, कि जैसे एक्स्ट्रा मनी जो है आरबीआई के पास आ जाएगी इन्फ्लेशन खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हर एक नुस्खे को अपनाती है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी किसी तरह से वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा जो लिक्विड मनी है उस एक्स्ट्रा लिक्विड मनी को खींच दे रही है, एक्स्ट्रा लिक्विड मनी को अपने पास ले आती है ताकि वो सर्कुलेट ना हो। ठीक है, ये कंडीशन है किसकी, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी। फिर से एक बार इसे मैं दोहरा देता हूं, जो रेपो रेट है, रेपो रेट उसे कहते हैं जब कमर्शियल बैंक्स किससे लोन लेता है, आरबीआई से। आरबीआई ने क्या किया, इस रेपो रेट को बढ़ा दिया। जब कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं किससे, आरबीआई से, तो जब कमर्शियल बैंक को लोन लेना महंगा होगा, जब भी कमर्शियल बैंक को लोन लेना महंगा होगा उस महंगा लोन को वो शिफ्ट करेंगे पब्लिक की ओर। अब पब्लिक को भी वो महंगा हो जाएगा लोन लेना, तो लोग लोन कम लेंगे। वैसी कंडीशंस में जब लोग लोन कम लेंगे तो और इंजेक्ट नहीं होगा मनी इकोनॉमी के अंदर, और जब मनी इंजेक्ट होगा ही ना तो इन्फ्लेशन में कंट्रोल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट। जब इस रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब हमारी आरबीआई लोन लेता है किससे, जब हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन लेती है किससे, हमारे कमर्शियल बैंक से, उसे कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। और जब रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक को फायदा यह होगा कि उसे अच्छे रेट पर इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, अच्छे रेट पर इंटरेस्ट मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन जब कमर्शियल बैंक को अच्छे रेट पर इंटरेस्ट मिले तो वो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों का भी कहीं ना कहीं फायदा करेगा कि भैया हम अब क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मनी क्या करेंगे, बैंक्स में जमा करेंगे ताकि उन्हें भी एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, क्योंकि कमर्शियल बैंक को अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे तो उसे शिफ्ट करेगा कहीं ना कहीं पब्लिक की ओर भी, ताकि लोन लेना क्या हो जाए, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिले और लिक्विडिटी मनी जो है इंजेक्ट कम हो इकोनॉमी के अंदर। ओके, तो ये था रिवर्स रिपोर्ट। सीआरआर ऑलरेडी हमने बता दिया कि एक पोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट का जो किसके पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है, उससे वो बढ़ा देती है। उसी तरह एसएलआर को भी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी बढ़ाती है ताकि क्या हो, इकोनॉमी के अंदर और अधिक मात्रा में इंजेक्ट ना हो पैसा, लिक्विड मनी इंजेक्ट ना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी हमने देख लिया उसी तरह। ठीक है, जो आरबीआई जो है वो बॉन्ड वगैरह इश्यूज करती है लोगों तक ताकि जो एक्स्ट्रा मनी है वो आरबीआई के पास आ जाए। ठीक है, ये थी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखते हैं हम जो सेंट्रल बैंक है, ये तो हमारी थी सेंट्रल बैंक की, सॉरी। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट किस तरह की स्टेप लेती है। जैसा कि ये सारे स्टेप किसने लिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब देखते हैं कि भैया गवर्नमेंट जो है, जो हमारे देश की सरकार है, सरकार भी तो कुछ स्टेप लेगी। अब देखते हैं सरकार किस तरह के स्टेप लेती है। पहले मैं इसे इरेज कर लो। तो देखिए सरकार किस तरह के स्टेप्स लेती है इन सारे कंडीशन से निजात पाने के लिए, इन्फ्लेशन जैसे कंडीशन से निजात पाने के लिए सरकार भला किस तरह के स्टेप्स लेती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कैसी स्टेप लेती है वो समझिएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए
गवर्नमेंट वाला इन्फ्लेशन के समय में इंपोर्ट क्यों करती है गुड्स एंड सर्विसेज, वो समझिएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर जो है गुड्स एंड सर्विसेज कम है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें लिक्विडिटी कम करना होगा या तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाई किसी तरह से, चाहे दूसरे मुल्क से आप कम में खरीदिए और यहां पर उसे बेचिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट करती है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो जो मिसमैच है, एक्स्ट्रा जो मनी सर्कुलेट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के साथ मैच कर जाए। जो एक्स्ट्रा मनी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रही है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड है, तो इस गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करती है। ठीक है, तो इस इंपोर्ट की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी आती है। तो ये भी कंडीशंस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल भी करती है। ओके, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, इस कंडीशंस के बाद देखेंगे हम सप्लाई साइड इंटरवेंशन। सप्लाई साइड इंटरवेंशन से तात्पर्य है कि किसी तरह से, जैसा कि इससे पहले हम देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्रोडक्शंस को बढ़ाना, इसे कहते हैं सप्लाई साइड इंटरवेंशंस। यानी किसी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शंस को बढ़ाइए ताकि वो एक्स्ट्रा जो मैच नहीं कर पा रही है, जो मिसमैच है, वो मिसमैच जो है मैच में तब्दील हो जाए। इस वजह से क्या करती है गवर्नमेंट, सप्लाई साइड जो है, सप्लाई साइड इंटरवेंशंस को कहीं ना कहीं वो एडॉप्ट करती है। इसके साथ हम इसके साथ ये देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से एक्सपेंडिचर क्या करती है, अपनी कम कर दी। अब क्यों एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम कर रही है वो समझिएगा। रिड्यूस एक्सपेंडिचर, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिखिए, यहां रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब भैया गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को कम क्यों किया, तो देखिए क्योंकि हम जान रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा मनी सर्कुलेट कर रही है और उस पर भी गवर्नमेंट अपने खर्च को बढ़ा दे, तब तो क्या होगा, और लिक्विड मनी आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। वैसी कंडीशंस में क्या होगा, और इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भैया अपनी खर्च को कम कर दो ताकि जो एक्स्ट्रा और मनी जो है वो ना जा पाए इकोनॉमी के अंदर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर में कटौती करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है अपने खर्च में कटौती करती है, जिसकी वजह से लिक्विड मनी इकोनॉमी के अंदर और ज्यादा इंजेक्ट ना हो पाए। ठीक है, इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। राइट, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्फ्लेशन के समय अपने खर्च को कम कर दे रही है। और खर्च कम क्यों हो रही है, क्यों कर रही है गवर्नमेंट, हमने देख लिया। उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बूस्ट सेविंग। गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को प्रेरित करे कि भैया अपने सेविंग को बूस्ट कीजिए। पब्लिक को बोल रही गवर्नमेंट कि भैया अपने सेविंग को बूस्ट करिए। यानी किसी तरह से गवर्नमेंट का यही इरादा होता है कि सेविंग को बूस्ट करे वो, ताकि जब सेविंग लोग ज्यादा करेंगे तो लोग कंजम्पशन कम करेंगे, उनकी डिमांड कम होगी। जब उनकी डिमांड कम होगी तो लिक्विड मनी इकोनॉमी के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस लिक्विड मनी को रोकने के लिए ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट और आरबीआई लेती है। तो अब कुछ सवाल से हमने शुरू किया था इस टॉपिक को, उस सवाल का उत्तर हम देने जा रहे हैं। तो देखिए पहली सवाल थी कि क्या सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन आती है। बिल्कुल ये सही बात है कि मनी का सर्कुलेशन ज्यादा होने की वजह से इकोनॉमी के अंदर महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आती है। क्योंकि जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन लिमिटेड हो, लेकिन उस लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में मनी आ जाए, तो क्या देखेंगे कि लोग कम चीज को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देंगे। इससे क्या होगी कि इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी, लोग डिमांड अधिक करेंगे। उस डिमांड को कम करने के लिए क्या देख रहे हैं हम कि किसी तरह से जो लिक्विडिटी का इंजेक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, सर्कुलेशन संबंध जो एक्स्ट्रा हो रही है उससे रोक रही है कौन, गवर्नमेंट, साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पॉलिसीज और टूल्स के तहत। इसके बाद हमने दूसरा जो हमारा सवाल था वह था कि क्या डिमांड और सप्लाई की मिसमैच से भी इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है। तो बिल्कुल, जब डिमांड और सप्लाई मिसमैच करती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वैसे कंडीशंस में भी हमें महंगाई देखने को मिलती है। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि जब सप्लाई जो है हमारी कम हो जाए, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कम हो जाए लेकिन डिमांड अधिक हो इसकी, तब क्या देखेंगे कि महंगाई आएगी।
जो मांग कर रहे लोग ज्यादा आएंगे। जैसे 2 मार्कर खरीदने के लिए 50 लोग आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि महंगाई आ रही है किसी तरह से। तो यही बोल रही है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल इक्वलाइज होनी चाहिए डिमांड के तहत। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल हमने देखा था कि आखिर इन्फ्लेशन के बढ़ने पर मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो हमने देख लिया कि भैया हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी क्या क्या कर रही है, हमने इस चीज को भी देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं उसके बाद अगली हमारी प्रश्न थी कि हम ये भी जाने, जैसे कि हमने कहा था कि इन्फ्लेशन हमारे एक्सपोर्ट, हाँ ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। ये सवाल ये कि क्या इन्फ्लेशन की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में कमी आएगी या एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्या होगा। तो समझिए हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा महंगाई है। ठीक है, दूसरी कंट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी कंट्री सब ठीक चले सब, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई है। तो महंगाई की वजह से हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, तो हम जो चीज हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उसकी प्राइस तो बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे दूसरे मुल्कों में उसे बेचेंगे उस बढ़े हुए प्राइस पर। ठीक है, लेकिन दूसरे मुल्कों में क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है नॉर्मल है, किसी तरह का इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है महंगी हो चुकी है वहां भी। तो कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा तो भला वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लेंगे, क्योंकि ये महंगी दामों पर मिल रही है, तो वो अपनी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमारी एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशंस में याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन इन्फ्लेशन की कंडीशंस में हमारी एक्सपोर्ट पर भी वो क्या पड़ती है, इफेक्ट करती है, उससे हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। ओके, इसके साथ हम लोग ये देखेंगे, हमने बात किया था कि गवर्नमेंट आखिर क्यों ना बहुत सारा पैसा छापकर देश की गरीबी को कम कर दे। यदि ऐसी सिचुएशंस आ गई और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा छाप दिया, तो हम वही सिचुएशंस देखे थे जो हमने जिम्बाब्वे के तहत देखा था। यानी जिम्बाब्वे में क्या हुआ था वही चीज फिर से यहाँ भी देखने को मिलेगा कि एक ब्रेड के लिए लोग क्या करें, लाखों रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, 2-4 किलो आलू के लिए, पोटैटो के लिए लोग बोरे में भर भर कर पैसा लाएंगे। ऐसी कंडीशन आई, क्योंकि जब लिक्विड मनी बहुत ज्यादा आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, बहुत ज्यादा मनी प्रिंट हो गई, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन तो हमारी लिमिटेड रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा आने की वजह से महंगाई आसमान छूती जाएगी। इसलिए जो है गवर्नमेंट अधिक मात्रा में पैसा नहीं छापती है, जितनी जरूरत होती है उतनी ही छापती है आरबीआई के साथ मिलकर। ओके, तो गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करती है, लिमिटेड अमाउंट में मनी को प्रिंट कर, जितनी जरूरत हो उतनी ही प्रिंट करती है, उससे अधिक इसलिए नहीं करती है कि ऐसा होने पर क्या देखेंगे हम लोग कि मनी की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। जैसे ही मनी की वैल्यू गिरेगी, इन्फ्लेशन 7वें आसमान पर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखा आज की इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी काम करती है। इस तरह के इसके साथ बहुत सारे सवालात भी हमने देखा है, जिस सवालात का हमने जवाब भी दिया इस लेक्चर के अंत में। तो आज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।